बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतूल खुद गिरा खंजर की नोक पे, ये क्या मामला है ये आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा 10 करोड़ लोग 1 जुलाई के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, और एक रीच और इंसान की आपको दोस्ती का किस्सा सुनाना था और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। इसके अलावा आपको कई दफ़ा बताया है अपने वीलॉग्स में कि जदीद जर्मनी के बानी बिस्मार्क ने कहा था कि ये जो ताकत होती है ना, ताकत दिखाने के लिए होती है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। ये क्या चक्कर है और हमारे साथ क्या होता है 58 से, ये भी आपको बताऊंगा। जी, अब हम आते हैं कि कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली। कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये इसलिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत का केस था। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि फैसल वाडा का ताल्लुक काई कबीले से है और केस सुनने वाले वन एंड ओनली कादी फायज ईसा थे। तो कादी फायज ईसा की क्या मजाल कि वो फैसल वाडा को कुछ कहते, नौकर की ते नखरा की। फिर ज़ाहिर है आपकी लंदन में प्रॉपर्टीज़ हो और आपके पास उसका सबूत ना हो, रसीदें ना हो, तो फिर कोई भी आपको कह सकता है पाकिस्तान में जो ऑर्डर ऑफ द डे है कि ये काम करो, वरना आपने फिल्मों में देखा होगा। तो बहरहाल वो बजाय फैसल वाडा को जो एक दिन जजों की पगड़ियों के फुटबॉल बना रहे थे कि फुटबॉल बना के खेलेंगे और डंके की चोट पे ये करूंगा, डंके की चोट पे कपड़े उतारूंगा, डंके की चोट पे अलिफ नंगा हूंगा, डंके की चोट पे कान पकड़ूंगा। उनकी डंके की चोट जो है, और ये कौन से डंके की चोट है ये पूरा पाकिस्तान जानता है। तो बहरहाल उनको तो कुछ नहीं कहा कादी फायज ईसा ने। कादी फायज ईसा आज किस पे बरसते रहे, मीडिया पे, कि मीडिया ने वो कॉन्फ्रेंस दिखाई क्यों, अंदाजा करें। और तमाम मीडिया चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए, और जिस तरह आज तसल्ली से और आराम से और प्यार से फैसल वाडा को कादी फायज ईसा ने सुना, यानी आप देखते तो आप कहते कि कमाल है यार, कितना जो है ना डेकोरम है अदालत का। कादी साहब एक लफ्ज नहीं बोले। फिर जो चापलूसी फैसल वाडा ने की कादी फायज ईसा की कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप हमारे बड़े हैं और ये बड़ी अदालत है, और ये पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है यही तरक्की का राज है। पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान में कोई टैलेंटेड बंदा क्यों ऊपर आता नजर नहीं आता। यहाँ की क्लब्स हैं, चाबियों वाले क्लब्स हैं, इसके अलावा यहाँ डिनर्स हैं, इसके अलावा यहाँ हाई टीज पार्टीज हैं, इसके अलावा यहाँ उठाने, नचाने, मलने, ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो कादी फायज ईसा को जो है ना, जो वाडा ने साबित किया, तो वो यानी कम से कम इंसान के दर्जे से तो ऊपर ही कोई चीज़ थी। बहरहाल जी, कादी फायज ईसा ने मुस्तफ़ा कमालू को, वो कराची वाला, और फैसल वाडा को, इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहा कि आप पगड़ियों से फुटबॉल खेलें, आप जजों को गालियां दें, आप किसी की प्रॉक्सी हैं और आप किसी के पपेट हैं, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, माफ़ कर दिया गया है। और किसको नोटिस जारी कर दिया है, मैंने आपको पहले एक दफ़ा बताया था कि ये कादी फायज ईसा साहब ना स्कूल में थे जब इनकी टीचर ने इनके वालिदैन को रिकमेंड किया था कि इसका रवैया जो है ठीक नहीं है, ये जो है वो नफसियाती तौर पे भी ठीक नहीं है, ये किसी डॉक्टर्स को दिखाएं। ये मैं वैसे नहीं, मैंने एक वीलॉग में आपको जो है ना वो पढ़ के बताया था। तो ये शख्स चीफ जस्टिस बन गया है जो गाली देने पे इनाम देता है और तारीफ करने पे जो है वो सजा देता है। बहरहाल आज उसने चापलूसी जो है ना वो बड़ी सुनी फैसल वाडा की। हालांकि बड़े बड़े वकला वो नहीं सुनते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने बाल नोचते हैं, टकरे मारते हैं। वो जो टीचर ने पहले स्कूल में लिखा था कि ये नॉर्मल नहीं है। बहरहाल
پاکستان کا مقدر ہے. پاکستان کا ایک گورنر جنرل تھا غلام محمد, وہ بولنے سے معذور تھا, وہ گوں گاں کرتا رہتا تھا. اس کی ایک امریکن جو ہے نا وہ کیا تھی, نرس تھی یا جو بھی تھی, مس بورل, تو وہ پوری اسٹیٹ کو وہ یہ کرتا تھا, اس کی ادھر سے رالیں بہتی تھیں تو وہ ترجمہ کر کے بتاتی تھی کہ اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب اس طرح کر دو. پورا سال ملک اس مس بورل پہ چلتا رہا. پتہ ہے آپ کو جی, وہ غلام محمد نے رکھی ہوئی تھی, نہ اس کی بیوی تھی, نہ بیٹی تھی, نہ اس کی جو ہے نا بہرحال آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ وڈیاں گلاں, وڈے شہر وڈیاں گلاں, وہ مس بورل اس ملک کو چلاتی رہی. یعنی وہ جو کچھ کہتا نا, یہ بکواس کرتا, گوں گاں, ادھر سے تھوکیں بہتی, ادھر سے تھوکیں بہتی. وہ گورنر جنرل تھا تو وہ اگلے وہ دیکھتے رہتے. تو وہ پھر مس بورل کہتی کہ اب گورنر جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں یا اپنے کپڑے ٹانگ دیں یا جو ہے نا یہ کریں. وہ پورا سال وہ مس بورل چلاتی رہیں اس ملک کو. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا مقدر ہے, یہ چیف جسٹس ہے. آج بہرحال صحیح جو ہے وہ فیصل وارڈا نے, کیونکہ فیصل وارڈا نے یہ جو مقام حاصل کیا ہے یہ کیا اسی پہ ہے. تو میں اس دن بڑا حیران ہوا جب جنرل قمر جاوید باجوہ کا آخری دن تھا اور نئے چیف آ رہے تھے اور وہاں فیصل وارڈا بیٹھا ہوا تھا تقریب میں. تو میں سمجھ گیا کہ فیصل وارڈا جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے. اور بہرحال آج اس نے کافی قاضی فائز عیسیٰ کو انسان سے کوئی اوپر والی چیز پورٹریٹ کیا ہے, اور قاضی صاحب نے بجائے اس کو فیصل وارڈا کو کچھ کہنے کے, مصطفیٰ کمالو کو کچھ کہنے کے, انہوں نے کہا جی کہ یہ میڈیا نے پریس کانفرنس کیوں دکھائی ہے. گل کرو, قاتل نہیں کہ بندوق کو جو ہے نا گرفتار کر لو, بندوق نے بندہ مارا ہے, قاتل کی خیر ہے, قاتل خیر ہے, بندوق کو گرفتار کرو. یہ بندہ یہ چیف جسٹس ہے کہ جی کتنے پیسے کمائے ہیں میڈیا نے, فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس دکھا کے اس میں اشتہار ہے سو اینڈ سو. تو بہرحال منصف نے یہ دلیل تسلیم کر لیا آج قاتل کی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پہ. اس کے بعد 1 جولائی کو ایک انتہائی خوفناک انکشاف ہوا ہے کہ 1 جولائی کے بعد میں تو کہتا ہوں ابھی بھی ہوں گے کہ 10 کروڑ جو لوگ ہیں نا وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ حکومتوں سے کوئی غرض ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ نظام سے کوئی غرض ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر 2 وقت کی یا 3 وقت کی روٹی مل جائے, کوئی بخار میں پیناڈول مل جائے, ڈسپرین مل جائے, نہ ان کے بچے پڑھتے ہیں اور نہ یہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اور نہ جو ہے وہ اس ملک سے ان کو کوئی لینا دینا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ ہے یا یہ جو ہے نا افغانستان ہے, افغانستان یا یہ ڈنڈستان ہے یا یہ جو ہے نا چھاپا مارستان ہے یا یہ جو ہے نا بے آبروستان ہے, ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ 10 کروڑ یہ انہوں نے کہا جی 1 جولائی کے بعد جائیں گے, پہلے 9 کروڑ تھے, 1 کروڑ اور ہو جائیں گے. تو میں تو نہیں مانتا, میں تو کہتا ہوں پہلے بھی اتنے ہوں گے کیونکہ میں پینڈو ہوں, مجھے پتہ ہے. بہرحال یہ لوگ جو ہے وہ چلے جائیں گے خط غربت کے نیچے. کبھی کسی کے منہ سے ان لوگوں کا ذکر سنا ہو, ان 9 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا, کسی وزیر اعظم کے منہ سے, کسی وزیر کے منہ سے, کسی مولانا کے منہ سے جو جنت کی تلاش میں پہاڑوں پہ پھر رہے ہیں, جنگلوں میں پھر رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہے ہیں, جن کے ماتھوں پہ اتنے کالے کالے گٹے بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان کے یہ 10 کروڑ لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اس ملک کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ اشرافیہ ہے, اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ NRO ہے, اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ نیب کے کیسز ہیں, اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ مریم نواز کی ٹک ٹاکیں اور مہنگے کیمرے ہیں, اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ ان 2 خاندانوں کو باری باری اس قوم پہ مسلط کرنا ہے. اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ سیاستدان سارے کرپٹ ہیں اور جتنے بھی جرنیل ہیں یہ گنگا اشنان کر کے آئے ہیں, گنگا نہا کر آئے ہیں اور یہ پوتر ہیں. جب جرنیل دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں. یعنی یہ فوج اور فوجی افسر اتنے پاکیزہ اور اتنے پوتر ہیں. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے. اس ملک کا مسئلہ یہ کون سا ہے
10 करोड़ हैं वो 11 करोड़ हो जाएंगे, 12 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि बिजली के बिल्स आ गए हैं। कोई अपनी बालियां दिखा रहा है सोशल मीडिया पे कि बालियां, कोई अपना नकदा कोका दिखा रहा है कि नकदा कोका बिक गया बिल्स पे। बहरहाल ये आप दिखाते रहें सोशल मीडिया पे, बाहर में जाएं, करते रहें। बहरहाल ये आपको बताना था। इसके अलावा आज आपको कहानी सुनानी थी। ये कहानी है पाकिस्तान की, लेकिन एक रीछ और एक इंसान की कहानी है। अगर आपने दिलचस्पी ली और अगर आपने समझा तो ये कहानी पाकिस्तान की। आपको पता है कि मैं आपके लिए कोई वैसी चीज नहीं लाता, फजूल चीज आपके सामने पेश नहीं करता। आपके सामने जो है ना, आपकी दिलचस्पी के लिए और सजेस्टिव स्टाइल में आपको बताता हूं कि असल जो है वो चक्कर क्या है। यही जो है वो आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहानी बयान करने वाले कहते हैं कि शहर में रहने वाले एक शख्स की जंगल के एक रीछ के साथ दोस्ती हो गई। अगर आपने डॉट कनेक्टिंग कर ली तो आप फिर एंजॉय भी करेंगे और आपको जो है ना वो मतलब भी समझ आ जाएगा जी। कि शहर में रहने वाले एक शख्स की जंगल के एक रीछ के साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई। पुरस्कून दौर था, न शहरों में ऐसी हलचल थी और ना ही इंसान जंगलों को काट कर जानवरों को बेदखल कर रहे थे। रीछ कभी कभी शहर की तरफ आ निकलता तो मानूस माहौल पाकर अपने दोस्त के पास भी आ जाता। दोस्त जी जान से उसकी खिदमत करता, किस्म किस्म की खुराक उसे मुहैया करता और रीछ उछलता कूदता खुशो खुर्रम जंगल की तरफ लौट जाता। लेकिन जाने से पहले वो उस शख्स को जंगल आने की दावत जरूर देता और हर दफा देता। एक दिन उस शख्स ने जंगल जाकर रीछ की दावत जो है वो खाने की राह ली कि वो अब चलें रीछ की दावत जो है ना खा ही आते हैं। बहरहाल वो जो है ना उसने राह ली। रीछ उसे जंगल में देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने इस दोस्त की क्या खिदमत करे। उसने जंगल में मौजूद तरह तरह के फल उसके सामने ढेर कर दिए। दरख्तों पर चढ़ चढ़ कर शहद की मक्खियों के छत्ते तोड़कर इकट्ठे किए और ढेर सारा शहद निकाल कर उसके सामने पेश कर दिया। शहद ताज़ा भी था, लजीज भी और बहुत मीठा भी। उस शख्स ने बहुत ज़्यादा शहद खा लिया और फिर खाते ही उसे नींद आ गई। शहद चूंकि उस शख्स के होंठों, मूंछों और हाथों पर लगा हुआ था, इसलिए जल्द ही उस पर मक्खियां आकर भिन भिनाने लगी। ज़ाहिर मीठा लगा हुआ था। आदमी की नींद खराब हो रही थी। वो हाथ से मक्खियां हटाता लेकिन वो फिरा बैठती। इसी तरह मक्खियों के साथ उसकी आंख मिचोली जारी रही। रीछ भी अपने दोनों हाथों से मक्खियां दूर करता लेकिन मक्खियों को हटाना आसान काम न था। रीछ को तो ऐसी उलझन का कभी सामने नहीं करना पड़ा था। ये उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ देर वो ये सब करता रहा, लेकिन जिंदगी भर उसने हर मसले का हल सिर्फ ताकत से किया था। कहानी अब स्टार्ट होती है। किससे? ताकत से। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। मक्खियां थीं कि हिलने का नाम ही नहीं लेती थीं। वो उठा, ऊपर पहाड़ पर गया और एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाकर ले आया और फिर चंद लम्हे इंतजार किया। जब बहुत सारी मक्खियां चेहरे पर इकट्ठी हुई तो जोर से पत्थर उन पर दे मारा। मक्खियां तो बहुत सारी मर गईं, लेकिन साथ ही उसका दोस्त भी, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, वो भी उसकी नादानी की भींट चढ़कर हमेशा के लिए फौत हो गया। बचपन में सुनी हुई ये कहानी मुझे बार बार याद आती है जब भी मैं अपने मुल्क और इससे वफादारी, मोहब्बत और इसकी हुब्बुल वतनी का दावा करने वालों की तारीख के सफ़ात उल्टा हूं। मैंने कभी उनकी मोहब्बत, वफादारी और कौमी मुफाद पर कुर्बान होने की आरज़ू पर शक नहीं किया, मगर पता नहीं क्यों 25-30 साल में हमने मक्खियां तो बहुत कम मारी हैं, लेकिन वतन के चेहरे को ताकत के पत्थर मार मार कर जख्मी जरूर किया है।
7 अक्टूबर 1958 को हमसे मोहब्बत का दावा करने वाला एक शख्स आया। 12 अक्टूबर को उसने मशरकी पाकिस्तान की पुलिस के साबिक सरबराह को वहां का गवर्नर मुकर्रर किया। 12 अक्टूबर को ही उसने बदनवानी खत्म करने का ऑर्डिनेंस जारी किया और उसी शाम शेख मुजीबुर रहमान, अबुल मंसूर अहमद, सेक्रेटरी सनद हमीदुल हक चौधरी, अमीनुल इस्लाम चौधरी और अब्दुल जब्बार को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी सब तो जमानतों और मुफाहमतों पर रिहा हो गए, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान पर मुकदमात दर मुकदमात बनते गए और फिर ताकत के भारी पत्थर की जद में आने वालों की तादाद बढ़ती गई। डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है। सोहरवर्दी गिरफ्तार हुए, इल्जाम लगा अलहदगी की तहरीक को हवा देते हैं, ये इल्जाम लगाया। जो भी कहता ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ऐसे मसले हल नहीं होते, वो उसी बेईमाना ताकत का निशाना बन जाता। जो भी कोई मशवरा देता उसके मुंह पे भी पत्थर। लोग कुछ चीखते, लेकिन बात यही की जाती ये सब मुल्की मुआशी तरक्की का पहिया रोकने वाले हैं, दहशत गर्द हैं, 9 मई वाले हैं, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उस वक्त से। जी, इन्हें वतन से मोहब्बत नहीं, ये गद्दार हैं, ये सब अलहदगी पसंद हैं। इलेक्शन हारा गया तो बेचारे बंगाली मजीद गद्दारी की जद में आ गए। 70 वाला कि ये लोग ये लोग फातिमा जिन्नाह को वोट देकर पाकिस्तान से मोहब्बत न करने की गवाही दे चुके हैं। फातिमा जिन्नाह को वोट दिया है, लिहाजा तुम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। ये लोग फैसला करते हैं कौन पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, कौन पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। मशरकी पाकिस्तान ने फातिमा जिन्नाह को वोट दिया। फातिमा जिन्नाह कौन? कैद आदम की बहन। कैद आदम कौन? जिन्होंने ये मुल्क बनाया। लिहाजा तुम लोग गद्दार हो, चूंकि तुमने फातिमा जिन्नाह को वोट दिया। जिन लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया, मौजा ही मौजा। जी, फिर जब ताकत से गुर्बत, अफलास और एहसास महरूमी की मक्खियां उड़ाने वाला कमजोर पड़ गया, तो एक और वतन की मोहब्बत का हलफ बरदार आ गया। और जब मेरे वतन के चेहरे पर भारी पत्थर मारा जा रहा था, तो मैं उस शख्स की तकरीरें सुन रहा था, मुल्क से मोहब्बत और उसकी किस्मत बदलने के दावों से भरी हुई। वो ऐन हालत जंग में जब ताकत के पत्थर की जद में आई हुई बंगाली कौम अपनी इज्जत व आबरू और जानो माल की हिफाजत की कोशिश में मसरूफ थी, गैर मुल्की नुमाइंदों को इंटरव्यू देते हुए, सिगरेट के कश लगाते हुए बार बार यही कह रहा था, ये सब हरामी ताकत की जुबान समझते हैं। पत्थर रीछ वाला, ये सिर्फ चंद लोग हैं, समझ चंद लोग 9 मई वाले। हमने इनको मगरबी पाकिस्तान के बराबर लाने की कोशिश की, लेकिन ये उस तरक्की के पहिए को जाती मफाद पर कुर्बान करना चाहते हैं। तरक्की का पहिया। मैं एक सिपाही हूं और आखिरी वक्त तक इनसे लड़ूंगा। और फिर इस भारी पत्थर की जद में वो हिस्सा इस तरह कुचला गया कि उसने अपने लिए अलहदा हो जाने में ही खैरियत समझी कि कहीं ताकत का जहर उसकी मुकम्मल मौत न बन जाए, सारे बंगालियों पे ही पत्थर न फेंक दिया जाए। ये सिर्फ बदन के एक हिस्से की कहानी है जो आज हमारे साथ नहीं, ज़ाहिर है बांग्लादेश, लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारी वफादारी, हमसे अहद पासदारी जताने वाले आज भी वैसे ही देख रहे हैं कि इस मुल्क पर बदउनवानी, करप्शन, इस्तेसाल, गुर्बत, अफलास और बेरोजगारी की मक्खियां मंडला रही हैं। लेकिन कोई नहीं समझता कि मक्खियां चेहरे से हटाना हो तो पहले एक बहुत बड़ा मूर्छल बनाया जाता है। वो बादशाहों के पीछे खड़े होकर पक्का मूर्छल पर लगे होते थे कि बादशाहों को हवा भी लगे और मक्खियां भी ना बैठे, उसको मूर्छल कहते हैं। इनको बताने वाला कोई नहीं है कि पहले बहुत बड़ा मूर्छल बनाया जाता है, उसको जोर से या आहिस्ते से मुंह पर चलाया जाता है ताकि वो दूर, मक्खियां दूर हो जाएं। फिर मक्खियों के मंडलाने की वजह को चेहरे से साफ किया जाता है कि मक्खियां क्यों बैठ रही हैं। डॉट कनेक्टिंग कर लें, मक्खियां क्यों, हमसे क्यों नफरत की जा रही है, क्यों खलीज बढ़ती जा रही है,
کیوں جو ہے نا وہ لوگ اوزار ہوتے جا رہے ہیں؟ پہلے وہ صاف کریں وجہ مکھیوں والی، جب چہرہ صاف ہو جائے تو پھر مکھیاں وہاں نہیں آتی، کوئی اور جگہ تلاش کر لیتی ہیں، مگر کیا کیا جائے، طاقت کی فطرت ہی اور ہے، اس نے ہمیشہ پتھر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، پتھر۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ ریچھ کو مورچھل بنانا کون سکھائے؟ ریچھ کو منہ سے شہد کو صاف کرنے کا طریقہ کون بتائے؟ وہ تو دوست ہے نا، وہ تو دوست ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ اسے پریشان ہوتے دیکھ نہیں سکتا، بس پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پر پٹک دیتا ہے، پھر بعد میں بیٹھا روتا رہتا ہے۔ یہ ہے ہماری ساری کہانی، کیونکہ یہاں کہانی ہے طاقت کے پتھر کی۔ مسئلہ حل نہیں کرنا، نہ کہ مورچھل سے مکھیاں اڑائیں، مکھیاں کیوں بیٹھ رہی ہیں اس مسئلے کو دیکھیں، اس مسئلے کو ختم کریں۔ اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں کیا چل رہا ہے، طاقت، اس کو مارو، اس کو مارو، دہشت گردی کا مقدمہ، عمران ریاض کو حج پہ نہ جانے دو، صحافیوں کو جو ہے نا وہ جلا وطن کر دو، اس کو پکڑ کے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو گرم بٹھی میں گاڑی میں بٹھا کے سڑکوں پہ گھماؤ، پتھر ماری آ رہے ہیں اور ماری آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے رزقوں میں وسعت دے۔ جمعہ بہت بہت مبارک، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔